Assalamu alaikum. Hello and welcome. Today we are going to discuss about chi-square test for independence. We use chi-square test for independence to test hypothesis. हम chi-square test for independence hypothesis चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. याद रखिए कि chi-square test for independence हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास दो या दो से ज़ायद कैटेगोरिकल वेरिएबल हो. कैटेगोरिकल क्या होता है? इसे आपने पढ़ा होगा. कैटेगोरिकल वेरिएबल वो होता है कि जिसकी वैल्यू एब्सोल्यूट होती है, इन्फिनिट होती है. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो हम कहेंगे कि भाई 5 स्टूडेंट हैं. ये नहीं कहेंगे कि 4.5 स्टूडेंट है. किसी से पूछा जाए कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहेंगे भाई 3 हैं. ये तो नहीं कहेंगे कि भाई 3 भी हो सकते हैं 3.5, यानी पॉइंट में आमतौर पर नहीं आती. क्लास में फ़ैन कितने हैं, तो आप कहेंगे कि 4 फ़ैन हैं. ये नहीं कहेंगे 4 हो सकते हैं, 4.3 हो सकते हैं. तो फिक्स है इसकी वैल्यू, अंडरस्टूड है. तो ये कैटेगोरिकल वैल्यू हो सकती है. और एक और इसकी टाइप होती है कंटिन्यूस, तो वो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा अगर वेरिएबल कंटिन्यूस हो. तो कैटेगोरिकल वैल्यू वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें वेरिएबल जो है वो जो कैटेगरी होगी उनकी, वो दो या दो से ज़ायद 3 भी हो सकते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम ये क्यों इस्तेमाल करते हैं. याद रखिए कि हम chi स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम टू जो वेरिएबल होते हैं उनका रिलेशन चेक करते हैं कि भाई कोई रिलेशन है कि नहीं है. क्या एक वेरिएबल का दूसरे पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है. ये जो आप देख रहे हैं कि x के ऊपर 2 लिखा है बार के ऊपर, तो ये chi स्क्वायर की सिंबल है. आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में है कि मैरिटल स्टेटस और क्वालिफिकेशन. हम ये देखना चाहते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है कि जैसे कि हमने दी क्वालिफिकेशन की कैटेगरी है पूरी, कि पीएचडी हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, ग्रेजुएट हो सकते हैं. तो इसके अलावा मैरिटल स्टेटस के अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स है, विडो हैं. तो क्या इनका कोई इसमें रिलेशनशिप है, कोई ताल्लुक है कि नहीं है. तो वैसे तो कोई पीएचडी हो, मास्टर, ज़रूरी नहीं कि वो मैरिड अनमैरिड हो. इसी तरीके से अगर किसी कोई विडो हो या मैरिड हो, तो ज़रूरी है क्या वो पीएचडी हो? नहीं. मगर हम देखना चाहते हैं कि सोसाइटी का ट्रेंड क्या है. हमने डेटा कलेक्शन किया और चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कोई रिलेशन है, कोई इसका आपस में इम्पैक्ट है कि नहीं. तो अब स्टूडेंट जो है वो परेशान होते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर हम कैसे पहचानें कि ये chi स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस है कि नहीं है. तो इसमें आप देखेंगे कि हमेशा दो आपको वेरिएबल, दो आइटम, दो चीज़ें नज़र आएंगी वैल्यू की, जिसमें हमने रिलेशन चेक करना होगा. फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई शख्स है जो कार सेल करता है, अब वो चेक करना चाहता है कि भाई रेड कलर, ब्लू, वाइट, ब्लैक कार है. तो अब ये कार की कैटेगरी कलर की, तो अब किस तरह के क्लाइंट्स कस्टमर खरीदते हैं, तो उसने एक और बनाया कि भाई जेंडर चेक करूँ कि मैन और वुमेन कौन कौन सी कलर की करते हैं. तो एक जेंडर आपके पास आ गया, ये एक ग्रुप आ गया, और एक जो ये आपका वेरिएबल बन गया, और एक आपकी कलर ऑफ कार आ गए. तो आप कंपेयर कर रहे हैं. इसी तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हैं, बल्कि आपके पास स्कूल के अंदर आपने जेंडर चेक किया कि भाई ये भी एक कैटेगरी है कि मेल फीमेल. आपने चेक किया कि भाई इसका एकेडमिक एक्सीलेंस से कोई लिंक है, रिलेशन है कि नहीं, कि भाई ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी डी ग्रेड कौन से स्टूडेंट लेकर आते हैं. इसी तरीके से आप किसी भी दो चीज़ का रिलेशन चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर आप चेक करें कि जेंडर है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सेटिस्फेक्शन पे है कि नहीं. यानी आपने यहाँ लिखा सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड लिख दिया, एक कैटेगरी बनाई, और एक कैटेगरी आपने मेल फीमेल की बनाई. आप इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं. तो दो वेरिएबल होते हैं जिसमें हम रिलेशन चेक करते हैं. आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं. इस एग्जाम्पल में रिलेशनशिप जो हमारा एक प्रॉब्लम है, वेरी जो वर्ड प्रॉब्लम कह लीजिए, न्यूमेरिकल कह लें, इसमें हम मैरिटल स्टेटस को और क्वालिफिकेशन की रिलेशन को चेक कर रहे हैं. सबसे पहले याद रखिए कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है. ये है टेबल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू.
ये क्या होता है, आमतौर पर सवाल के अंदर जो वैल्यूज दी गई है ये आमतौर पर क्वेश्चंस के अंदर दी जाती है। जो वैल्यू पहले से दे दी गई है उसे हम क्वेश्चन में दी गई वैल्यू भी कह सकते हैं और ऑब्जर्व वैल्यू भी कह सकते हैं। ये आमतौर पर जो है वो पहले से दी जाती है, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगी। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना है। नल हाइपोथेसिस लिखने का आपको तरीका मालूम है कि हम किसी चीज़ को जब लिखते हैं तो फिर नो, देयर इज नो, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। तो हमने लिखा कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये लिख दिया। और उसके बाद हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखा कि भाई देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये हमने काम कर लिया। अच्छा, अब ये देखें नीचे सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये जो सिंबल है अल्फा का, ये ग्रीक अल्फाबेट है, ये सिग्निफिकेंट लेवल को शो करने के लिए लिखा जाता है। याद रखें कि जब भी हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये अंडरस्टूड हमने समझना है कि सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है 0.05 यानी 5% है, ये अंडरस्टूड है, जो आपने पहले ही एक लिख लेनी है। कोई भी टेस्ट आप करेंगे का स्क्वायर फॉर इंडिपेंडेंस का, उसमें आपने ये लिख लेनी है कि ये है ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। इससे पहले कि आगे जाए तो ये चीज़ नोट करें कि जो आमतौर पर ये जो सवाल आता है का स्क्वायर फॉर इंडिपेंडेंस का, ये मैट्रिक्स या टेबल की फॉर्म में ही आता है और दो से ज्यादा आइटम होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आइटम बने हुए हैं, ये जो लंबी सी रॉ बनी हुई है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये रॉ कहलाती है, और ऊपर से नीचे जब आते हैं ये सब कॉलम बने हुए हैं, ये कॉलम है और ये सारी रॉ बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये जो सारे आइटम इसमें डले हुए हैं, वैल्यू डली है, इसको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। ये जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू थी ये हमारे पास मौजूद थी। अब हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। ये हमने टेबल जो हमारा था इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ये टेबल ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाता है। कि रेड कलर में ऑलरेडी मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली है। अब ये कैसे निकाली है, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी सेल्स के अंदर वैल्यू है, हमें इन सब की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में रेड कलर में निकाली है। अच्छा, इसको निकाल का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा ये है रॉ। हमें क्या करना है कि जो रॉ का टोटल है, ये देख सकते हैं एंड में टोटल बना हुआ है रॉ का, और ये कॉलम के एंड में जो कॉलम का टोटल है, करना क्या है कि अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपने कॉलम के टोटल को रॉ के टोटल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए लिखा है टोटल ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई करना है, रॉ से मल्टीप्लाई करना है, और फिर डिवाइड किससे करना है, ये आखिरी में जो ग्रैंड टोटल है इससे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जैसे मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास, हमें इसकी 18 है, इसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, इसका टोटल था 39, मल्टीप्लाई हमने किससे किया, अब इसका ये टोटल है 90 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 300 से, तो देखें क्या वैल्यू आई, 11.7। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक एक करके सबकी वैल्यू निकालनी, यानी इसकी निकालनी है तो क्या करेंगे, इसके टोटल को, कॉलम के टोटल को, अब इसके 150 जो आपका बना हुआ है मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करेंगे तो फिर 19.5 आ जाएगा। इस तरीके से आपने सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी। क्योंकि हमारे टेस्ट के अंदर ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने इसी के डिफरेंस को आगे चेक भी करना है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं अगले स्टेप के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन वैल्यू निकाली। ये टेबल जो कहलाता है का स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन वैल्यू टेबल कहलाता है, और ये टेबल बनाने के लिए और भी तरीका हो सकता है, मगर मैंने एक आसान तरीका आपके लिए बनाया है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल से 1 2 3 4 5 कॉलम बना लें, पेपर के अंदर लाइन से बना लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जितनी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी पेपर में जो दी गई थी वो लिख ली, और उसके बाद जो मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू
ली थी। देखिए ओ का सिंबल ऑब्जर्व वैल्यू को शो कर रहा है और ई एक्सपेक्टेड वैल्यू को। मैंने सिंपल दोनों को उतार लिया। कहाँ से उतारा? ये टेबल से। सारी जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू उठाई, यहाँ लिख दी, और सारी एक्सपेक्टेड वैल्यू उठाई और उसके सामने यहाँ लिख दी। अब हमारा काम शुरू हो गया। बड़ा आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखें फॉर्मूला यहाँ मौजूद है। क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करना है। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू लिखी हुई है और मैंने इससे क्या किया, माइनस कर लिया। तो क्या बन गई, 6.3 आ गया। माइनस किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माइनस किया। अच्छा, अब इस सारी माइनस करके वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यू हमारी यहाँ पर माइनस करने के बाद आई है, इसको इसी वैल्यू से, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आप देखें कि मैं यहाँ पर इसको आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए कि यहाँ पर सपोज करें पेपर में ये 18 थी, ये 18 वैल्यू है। अब माइनस हमने की 11.7 वैल्यू को, तो आप देखिए 6.3 आ गया। अब मैं 6.3 को 6.3 से ही, सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करा, तो देखें 39.69 आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से अब हमने आगे आगे जाके क्या करना है कि आप इसके फॉर्मूले को देखिए कि हमें डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। तो अब ये जो सारी वैल्यू आ गई, इसको किससे डिवाइड करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कौन सी, इस कॉलम में। अब देखिए मैं इसको डिवाइड करूंगा 11.7 से, तो देखें क्या वैल्यू आ गई, 3.39। ये सारी वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसी वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसे 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसी तरीके से देखें कि 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4.5 को 4.5 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। और उसके बाद क्या करना है आपने कि इन वैल्यू को जो आई है एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करना है। तो देखें 81 को मैंने डिवाइड किया 27 से, तो 3 वैल्यू आ गई। तो जब सब वैल्यू आ जाए तो नीचे इसको आपने क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, 23.57। तो ये जो वैल्यू टोटल की आई है हमारी ग्रैंड, ये हकीकत में आपकी क्या कहलाएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाएगी, जो इस फॉर्मूले से आई है कि ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस किया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जो हमें वैल्यू मिली उसको सेम से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है का स्क्वायर का टेबल। ये आप अपने साथ पेपर में प्रिंट आउट भी ले जा सकते हैं और आमतौर पर पेपर में ये प्रिंट आउट दे दिया जाता है, यानी पेपर के साथ आपको दे दिया जाता है ताकि आप कैलकुलेशन कर लें। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें ये जो 1 2 3 4 पूरी वैल्यू है, ये ऑलरेडी इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आमतौर पे हमें बताता है कि टोटल जो है वो आइटम कितने हैं, इसको हमें बताता है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हम निकालेंगे, निकालने का तरीका बहुत आसान है। हम ऊपर जाते हैं, देखिए कि जो हमें ऑब्जर्व वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, तो उसमें हमने देखना है कि देखें ये है रॉ, कितनी रॉ है, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4 क्या है हमारी रॉ है, और कॉलम कितने 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलम है और हमारे पास 4 रो है। हो सकता है कहीं 6 कॉलम हो जाए, 2 रो हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पर कितनी दी गई है, 4 रो है और 5 कॉलम है। अब आपने सिंपल करना क्या है, करना ये है कि रो जितनी भी हो उसमें से एक रो को माइनस कर दें और जो कॉलम दिया गया उसमें से भी 1 को माइनस कर दें। हमारे पास 5 जो है वो कॉलम थे तो हमने माइनस कर दिया तो 4 आ गया। इस तरह रो हमारे पास 4 थी तो 1 माइनस किया तो 3 आ गया। अब जो कुछ बच गया तो उसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। हो सकता है किसी के पास जो है वो 2 जो है रो, तो वो माइनस करके 1 कर देगा, कॉलम उसके पास 5 हो तो माइनस करके 4 कर देगा, और आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 12 आ जाएगा। तो ये बन गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, आइटम की तादाद। अब ये देखें ये रो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम हमारी वैल्यू आई थी 12, तो आप देखें 12 कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मिल गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अब आपको याद होगा कि शुरू में हमने सीखा था कि सिग्निफिकेंट लेवल हमारा जो अल्फा वैल्यू है वो 5%, 0.05 अंडरस्टूड है,
जो हमने समझ लेनी है, तो अब वो यहाँ पर काम आएगी। ऊपर देखें कि ये सिग्निफिकेंट वैल्यू हमारी जा रही है, देखिए 0.05 है, अंडरस्टूड, आ गई नज़र, ये है। तो अब हमने क्या करना है, मैच करना है। देखें 12 की रो को जाएं देखें और कॉलम चेक करें 0.05, तो देखें ये वैल्यू हमें टेबल से मिल गई। इसे पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू भी आप कह सकते हैं। वो क्या मिली हमें, टेबल की वैल्यू 21.026। अब इसको याद कर लें, ये हमारी है टेबल की वैल्यू। अब हमने एक समरी बनानी है, सब डेटा यहाँ पर लिखना है। सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.02 थी हमारी, ठीक है, और टेबल की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, ये देखें 21.026, ये हमने यहाँ लिख दी। और ऊपर आपको याद है कि जब हमने कैलकुलेशन की थी तो नीचे टोटल में 23.57 आया था और हमने ये वैल्यू भी लिख ली। अब यहाँ पर एक आसान सा जो है एक उसूल याद कर लीजिए कि जो मैंने याद करनी है कि एक सूरत बनाई वो ये है कि जो हमारा टेबल वैल्यू होती है ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसके मुताबिक हमने डिसीजन लेना है। जो टेबल वैल्यू होती है, याद रखें कि टेबल वैल्यू से अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ जाए तो समझिए कि भाई टेबल वैल्यू की हमें रिस्पेक्ट करनी है, और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और इससे जो है वो बढ़ गया तो नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू कम है तो फिर वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो टेबल वैल्यू थी 21.3 थी, वो थी 21.3 थी, तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से बढ़ चुकी है। अब बढ़ने की वजह से क्या होगा, हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप याद करें कि हमने हाइपोथेसिस नल क्या बनाया था, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये रिजेक्ट हो गया। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, और हमारा डिसीजन क्या हुआ कि मैरिटल स्टेटस का और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक रिलेशनशिप मौजूद है। देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दीगर स्टूडेंट से शेयर फरमाएं।